हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञान पोर्टल। आज हम लोग सीडीपी का सेकंड चैप्टर करेंगे जो है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मीन्स आप पर आपके आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कैसे अफेक्ट करता है, इन सारी बातों को बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता होता है ऐसे गुण कैरेक्टरिस्टिक जो आपके जीन्स से मिलते हैं, क्रोमोजोम के थ्रू जिन से मिलते हैं। मीन्स कि जो आपको अपने पेरेंट्स या ग्रैंडफादर या पूर्वजों से मिलते हैं, जो क्वालिटी वो उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से हम पॉइंट्स को देखेंगे। हेरिडिटी प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हेरिडिटी इज व्हाट अ पर्सन इज बॉर्न विथ। मीन्स कि हेरिडिटी जो है एक बेस तैयार करती है, एक ढांचा तैयार करती है, जिससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति आगे चलकर कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा। तो हेरिडिटी है जो एक बेस तैयार करती है। एंड सेकेंड वन, ऑल द क्वालिटीज दैट अ चाइल्ड हैज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। कुछ क्वालिटी जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलता है, अपने पूर्वजों से मिलता है, उसको कहते हैं हम लोग हेरिडिटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसके बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, उसका फिजिक कैसा होगा, तो ये सब उन जो क्वालिटी होती है बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलती है। एंड थर्ड वन है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉजेज फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। मतलब कंसेप्शन के टाइम यूनियन जो है मेल एंड फीमेल जर्म सेल का, मीन्स मेल जर्म सेल्स को कहते हैं स्पर्म सेल, मेल जर्म सेल को कहते हैं स्पर्म सेल, एंड फीमेल जर्म सेल को ओवाया एग सेल्स कहते हैं। तो बेसिकली स्पर्म एंड ओवाया का जो यूनियन होता है उससे फर्टिलाइज्ड होकर ओवम बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर होता है 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, जाइगोट 46 क्रोमोजोम होता है, जो 23 के पेयर में होते हैं। 23 मेल के होते हैं क्रोमोजोम एंड 23 फीमेल के होते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने बनाते हैं 46, एंड ये 23 के पेयर में होते हैं। एंड एक बात और कि जो 22 क्रोमोजोम होते हैं दोनों में सेम होते हैं। जैसे कि 22 क्रोमोजोम मेल एंड फीमेल में सेम होते हैं। एंड जो 23 होते हैं यानी कि 23वां जो होता है, जिससे कि बच्चे का सेक्स डिटरमाइन होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, एक और चीज जैसे कि एक्स अगर है, सेम क्रोमोजोम अगर मिल जाते हैं तो गर्ल होता है। एंड जैसे कि अलग क्रोमोजोम है, जैसे एक्स एंड वाई का पेयर होगा तो बॉय होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए हेरिडिटी का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन इन्वायरमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि हेरिडिटी। अब हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। तो इन्वायरमेंट मीन्स होता है वातावरण। ठीक है, जो आपको चारों तरफ से घेरे रहता है, तो उसको हम लोग फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स। मतलब कि इन्वायरमेंट अपने अंदर सारे एस्पेक्ट को समाहित करती है, समायोजित करती है। जैसे कि कॉग्निटिव है, फिजिकल है, सोशल है, मोरल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, एंड इमोशनल फोर्सेज है, सबको अपने अंदर समायोजित करती है। ठीक है, दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मीन्स कि ये जो है फैक्टर हर एक जो इंडिविजुअल होता है उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। चाहे आपको कितनी भी अच्छी फिजिक मिल जाए, हेरिडिटी मिल जाए, लेकिन इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो सारी चीज़ें खराब हो सकती है, तो आपका डेवलपमेंट सही नहीं होगा। ठीक, अब है द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। यानी कि जो हेरिडिटी नहीं है वह सब इन्वायरमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, मोरल हो, इमोशनल हो। जो आपके जीन्स से अलग है, जो आपको जीन्स से नहीं मिले हैं,
यानी कि आपके हेरिडिटी से नहीं मिली है, वो सारे आपके इन्वायरमेंट है। Environment consists of various types of forces like physical, social, moral, economic and political, cultural and emotional forces। कि मीन्स कि इन्वायरमेंट है, इसके अंदर सब कुछ आता है। सिर्फ आप जो आप लोग बच्चों में पढ़े होंगे, चाहे कभी ना कभी पढ़े होंगे कि जो इन्वायरमेंट क्या होता है, जो आपको चारों तरफ से घेरे रहता है, वो तो होता ही है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो होता है, फिजिकल होता है, सोशल, मोरल, पॉलिटिकल, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो सब आपके इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं, जो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीचर शुड ट्राई टू प्रोवाइड बेस्ट मेंटल इन्वायरमेंट सो दैट द चाइल्ड कैन फ्लोरिश। ठीक है, यानी कि हर एक टीचर को ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को उसका मेंटल इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहां बच्चों का व्यक्तित्व विकास सही ढंग से हो पाता है, वहां उनके फ्रेंड्स मिलते हैं, पीयर मिलते हैं। तो टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को हमेशा मौका देना चाहिए ताकि बच्चे सही ढंग से पनप सके। फ्लोरिश मीन्स पनप सके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्विंस कितने तरीके का होते हैं। ट्विंस दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन आइडेंटिकल ट्विंस एंड सेकंड वन फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस है क्या। आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप फ्रॉम वन ओवम। आइडेंटिकल ट्विंस रिसेंबल ईच अदर एंड आर ऑलवेज ऑफ सेम सेक्स। यानी कि ये सिंगल सेल से बनता है, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस मीन्स कि जो दो चीजें बिल्कुल सेम हो, एक ओवम से डेवलप होते हैं और दिखने में सेम होते हैं, सेम सेक्स के होते हैं। जैसे कि जब आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो देखेंगे आप लोग कि दो लड़के ही होंगे या दो लड़की ही होगी, तो इनका सेक्स भी सेम होता है, इनका मेंटल लेवल भी सेम हो सकता है, ठीक है। जो एक ओवम से फर्टिलाइज होता है, एक ओवम से बनते हैं, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस है। आप याद रखने के लिए लिख सकते हो सिंगल सेल, जो सिंगल सेल से बनते हैं, और ये है डबल सेल, यानी कि इसमें अलग अलग दो सेल होंगे। इसमें है कि एक ही सेल से दो बेबी बनते हैं। अब मैं फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस अराइज फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा। फ्रेटर्नल ट्विंस मोस्टली जस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एट द सेम टाइम। इसमें आप देखेंगे कि जब भी दो बच्चे होते हैं ट्विंस, तो एक लड़का होंगे या एक लड़की होगी, ठीक है। यानी फ्रेटर्नल ट्विंस ये अलग अलग सेक्स के होते हैं, दिखने में भी कभी कभी अलग होते हैं, इनमें मेंटल लेवल अलग अलग हो सकते हैं। इसमें है कि जब सेम सेक्स के होंगे तो बिल्कुल सब कुछ सेम होगा, और फ्रेटर्नल ट्विंस में सेम हो भी सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेचर एंड नर्चर। इस पे कभी कभी बहुत इशू भी होते हैं कि नेचर इम्पॉर्टेंट है सिर्फ, या नर्चर इम्पॉर्टेंट है, या सिर्फ दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे नेचर एंड नर्चर के बारे में, ठीक। तो नेचर मीन्स होता ये है कि जो बच्चे को आनुवंशिकता से मिलता है, जो हेरिडिटी से मिलता है। जैसे कि आंखों का रंग अगर नीला है तो हम कह सकते हैं कि यह हमें अपने पेरेंट्स से मिला है। हमारे अंदर ऐसे भी जीन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जो हमारे बुजुर्ग जैसे दादा दादी परदादा के रहे हो, जीन्स जनरेशन टू जनरेशन मूव होते रहते हैं, ठीक है। अब रही नर्चर। नर्चर क्या होता है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट, नेचर मीन्स हेरिडिटी एंड नर्चर मीन्स इन्वायरमेंट। जो बच्चों को वातावरण से मिलता है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें सोशल, फिजिकल, मोरल, इमोशनल एक्सेट्रा सब आते हैं, ठीक है। तो इशू ये हुआ था इन दोनों में कि क्या डेवलपमेंट के लिए सिर्फ नेचर की ज़रूरत होती है या सिर्फ नर्चर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो कुछ जो थे फिलोसफर थे, उन्होंने सिर्फ हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस दिया, कुछ इन्वायरमेंट को दिया, कुछ हैं जो दोनों को इम्पोर्टेंस दिए कि नहीं दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला है D = H × E मीन्स डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इन्वायरमेंट। ओके, ये जो दिए हैं फॉर्मूला, ये दिए हैं वुडवर्थ। उनका कहना था कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल के बराबर है। हमारे लिए हेरिडिटी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि इन्वायरमेंट का है। अगर बच्चे को हेरिडिटी सही मिला लेकिन इन्वायरमेंट सही मिला तो वो उसका डेवलपमेंट सब बेकार हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कोई सिंगर का बच्चा है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि वो सिंगर ही बने, लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट वैसा मिलता है तो हेरिडिटी का तो कुछ रोल होगा ही कि चलो उसका फादर सिंगर है और इन्वायरमेंट भी वैसा मिलता है, वैसी ट्रेनिंग मिलती है, तो हो सके तो वो भी सिंगर बन सकता है। ठीक है, तो ये रही नेचर एंड नर्चर के बारे में। एंड ये फॉर्मूला कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि डी इक्वल टू क्या होते हैं, तो एच मल्टीप्लाई ई, तो डी फॉर हो जाता है डेवलपमेंट, एच फॉर हेरिडिटी, ई फॉर इन्वायरमेंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड फैक्टर्स, मीन्स कि जो आपके जैविक तत्व मिलते हैं बड़ों से, पूर्वजों से, जो ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, सेकेंड वन है environment is the totality of condition that serves to stimulate behavior or act to bring about modification of behavior। मीन्स कि इन्वायरमेंट भी जरूरी है हेरिडिटी के साथ साथ। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने दिया है, सिंगर के अगर बच्चे हैं तो उनको अगर सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता है तो सिंगर नहीं भी बन सकते हैं। अगर मिलता है सही इन्वायरमेंट, सेम सिंगर अगर बनने के लिए अगर उनको ट्रेनिंग मिल रही है, सब कुछ अगर बताया जा रहा है, तो हो सके तो सिंगर बन भी सकते हैं। या फिर क्रिकेटर के बच्चे हैं तो अगर उनको सही ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है तो हो सकता है कि वो बन सकते हैं, क्रिकेटर बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो वही है कि इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है और हेरिडिटी भी ज़रूरी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिर्फ एक के बारे में कि इन्वायरमेंट ज़रूरी है या फिर हेरिडिटी ज़रूरी है, तो आप उस ऑप्शन को गलत मानेंगे और वहाँ पे होगा कि नहीं दोनों ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे दोनों ज़रूरी है, हेरिडिटी भी ज़रूरी है और इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, जिनके बारे में भी मैंने बताया है, बोथ आर इक्वली इसेंशियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इंडिविजुअल इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मीन्स जैसा भी बताया, डी इक्वल टू ई। सभी के अंदर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो इसकी बात हम लोग जरूर करेंगे कि वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणनफल का के बराबर होता है विकास। किसी के भी डेवलपमेंट में हेरिडिटी का भी रोल होता है और इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, अब हम कुछ लॉ देखते हैं जो जॉन ग्रेगर मेंडल दिए थे। कब दिए थे? 1886 में दिए हैं। तो दो लॉ दिए हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस कहता है कि एक ऐसा जीन्स, ऐसा करेक्टरिस्टिक जो आपको नहीं दिखता है लेकिन आप या आपके आने वाले फ्यूचर में हो सके तो डोमिनेंट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके दादाजी को कोई बीमारी रही हो, डायबिटीज लेके चलो, तो हो सकता है कि आपके फादर में नहीं आई हो लेकिन आप में दिख जाए। एक जनरेशन या दो जनरेशन गैप करके भी जो आपको दिखती है इन फ्यूचर, तो वही है कि जो पहले नहीं थी, आपको दिखी नहीं, लेकिन आगे आप पे डोमिनेंट हो गई। ठीक है, तो वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड डोमिनेंस। इफ द ट्रेट्स ऑफ वन जीन्स are not manifest in one generation, it doesn't mean that they die, they may become dominant in future generation। ठीक है,
तो वही है, फ्यूचर जनरेशन में डोमिनेंट हो सकता है, आप पे हावी हो सकता है, जैसे कि कोई बीमारी हो, आपके दादाजी को रही हो लेकिन आपके फादर को नहीं दिखी और आप में आ गई, तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में वो हो जाए, जो आप पे हावी हो जाए। ठीक है। अब दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस मीन्स की है कि जरूर इस लॉ का मतलब ये होगा कि जरूरी नहीं है कि सभी के जेनेटिक गुण सेम हो। ठीक है। जैसे कि आप भाई बहनों, तो जीन्स तो आप दोनों में आया, आपके फादर के ही आए, आपके पूर्वज के ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप दोनों सेम ही हो। कोई भाई बहन जरूरी नहीं है कि देखने में भी सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, एक लंबे भी हो सकते हैं, एक छोटे भी हो सकते हैं। तो वही है, दिस लॉ एक्सप्लेन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन जेनेटिक ट्रेट डजंट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर ट्रेट। यानी कि एक जो जेनेटिक ट्रेट है वो दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। कोई अगर लंबा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी लंबे हो आप अपने घर में। ठीक है। तो कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, तो जेनेटिक ट्रेट जो होता है अलग भी हो सकता है। ठीक है। तो ये रही हमारा सेकंड चैप्टर, लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया या आ रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बारी बारी से सारे चैप्टर को कवर कराऊंगी, स्पेशली फॉर सीटेट 2021 जो इस साल होगी उसके लिए। ठीक है। थैंक यू।